नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि इस मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में आईजी स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एफएसटीए के अधिकारी भी शामिल होंगे और ये जांच अब जिला पुलिस या फिर एसटीएफ द्वारा नहीं बल्कि नई गठित एसआईटी द्वारा की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह प्रसाद साथ ही गृह संजय प्रसाद ने बताया कि इस मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रदेश में जो अवैध मादक पदार्थ और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई दी गई है और इसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 माह में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन एफएसटीए है, उन्होंने एसटीएफ ने और जनपदीय पुलिस ने समन्वित अभियान चला करके कोडीन जो कफ सिरप होते हैं और जो एनडीपीएस श्रेणी की औषधियां हैं उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डायवर्जन, इसके संबंध में सघन अभियान चलाया है। एफएसटी मुख्यालय स्तर की विशेष टीम के द्वारा जो सीबीएन है, सीबीएन इस केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश में होता है, इनसे प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुटों के आधार पर अग्रिम जांच की। इसमें विभिन्न जो औषधि निरीक्षक थे औषधि विभाग के, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप उसका जो वितरण, अवैध वितरण है, आपको बताना चाहूंगा कि ये शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दी जाती है। इसका जो वितरण और भंडारण नियमों पर भी होता है और अगर जो एक इसका नॉर्मल यूज है कफ का। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा। देखिए इस रिपोर्ट में। घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीएम योगी का जनता के नाम खुला पत्र। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार सख्त। प्रदेश की सुरक्षा कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता। घुसपैठियों के लिए नहीं बिछाई जा सकती काली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घुसपैठियों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है। संसाधनों पर अधिकार केवल नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करें। सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत उपयोग को रोकना भी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रदेशवासियों के नाम खुला पत्र लिखा। प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन व कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान की जानकारी साझा की है। पत्र में लिखा गया कि घुसपैठियों के लिए लाल कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश भर में नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष दस्तावेज सत्यापन अभियान के तहत घुसपैठियों को चिन्हांकित कर डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है। प्रत्येक जिले में ब्रीफिंग और डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। सरकार ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। ब्यूरो रिपोर्ट।
घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत दोनों पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, अकादमिक सहयोग और शोध आधारित गतिविधियों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाएंगे। विशेष रूप से शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण पद्धति में नवाचार पर जोर दिया जाएगा। समझौते के प्रमुख बिंदुओं में ट्रांसनेशनल एजुकेशन पार्टनरशिप, विद्यार्थियों को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में अध्ययन करने के अवसर मिलेंगे। टीचिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम, शिक्षकों और टीचर एजुकेटर्स के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और पेशेवर विकास कार्यक्रमों का सह डिजाइन और संचालन किया जाएगा। संयुक्त शोध कार्य दोनों संस्थान आपसी रुचि के क्षेत्र में शोध एवं अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। अन्य गतिविधियां आवश्यकता अनुसार अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को भी सहयोग के दायरे में शामिल किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों से मिले हैं और उनकी समस्याओं को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी, एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा उमेश यादव द्वारा पुलिस बल के साथ थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और साथ ही उनके द्वारा संबंधितों को निर्देशित भी किया गया कि कुछ संदिग्ध दिखने पर वाहनों को बैरिकेड्स लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर और पीआरपी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहां कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में 4 धाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए सुविख्यात उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनकी शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है।
जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुकबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसाल देवी, पंच केदार, ओम पर्वत, पूर्णागिरी मंदिर और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत होम स्टेज और हिमालय की सुनहरी धूप हर किसी को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए इन सर्दियों में देवभूमि की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना। पीएम मोदी ने सदन में आगे क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है, अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्व मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया। और आज हम वंदे मातरम की
150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना?
नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनैतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाएं, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।